नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा, जिनका चांस बोर्ड एग्जाम में आने के 90% से भी ज़्यादा है। यानी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि Zn प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2, ये किस प्रकार की अपक्रिया है। ध्यान दीजिए, किस प्रकार की अपक्रिया है, कौन सी अपक्रिया है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि जिंक हाइड्रोजन को हटाकर इसका स्थान ग्रहण कर रहा है, और ऐसा किसी भी रिएक्शन में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। यानी कि ये विस्थापन अपक्रिया है, हमारा ऑप्शन सही है। योगात्मक अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और संयोजन अपक्रिया क्या होता है, जब दो अभिकारक यानी अभिकारक, देखिए तीर के पीछे जो लिखा रहता है वो अभिकारक है, उधर जो लिखा रहता है वो उत्पाद है। जब दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसे अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये एक संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, एक बात और जान लीजिए, ऑक्सीजन अगर किसी भी चीज से अपक्रिया करे तो इस घटना को हम लोग दहन के नाम से जानते हैं। दहन माने जलाना, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को जला रहे होते हैं तो समझ लीजिए उसका हम ऑक्सीजन से अपक्रिया करवा रहे होते हैं। तो दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करवाना। अगला है वियोजन अपक्रिया। देखिए, वियोजन अपक्रिया क्या होता है। वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार का होता है। एक है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब ऐसा कोई चीज, देखिए वियोजन अपक्रिया क्या होता है, कोई भी चीज एक है CaCO3 जैसे है, CaCO3 जैसे ये है। अब ये क्या है, अभिकारक एक है और उत्पाद द्वि रहे या द्वि से ज्यादा रहे तो समझ जाइए ये वियोजन अपक्रिया है। अब जैसे CaCO3 को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, CaO प्लस CO2, दो उत्पाद बन गया। तो जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बने तो इसको कहते हैं संयोजन अपक्रिया। देखिए, संयोजित हुए हैं। और जब एक अभिकारक टूटकर दो बन जाए या दो से ज्यादा बन जाए तो इसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। प्रकाशीय वियोजन, ये है उष्मीय वियोजन, जैसे ये आपके सामने जो लिखा है ये उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है। और अगला है विद्युत वियोजन, यानी कुछ ऐसे वियोजन अपक्रियाएं हैं जो विद्युत की उपस्थिति में, जैसे AgCl है, AgCl है। अब AgCl को आप गर्म करेंगे तो Ag बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। अब इसको संतुलित करना है तो 2 लगा लीजिए और 2 यहाँ पर लगा दीजिए। तो AgCl का टूटना ये प्रकाशीय है, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। विद्युत वियोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी है। पानी को तोड़ेंगे तो 2H2 प्लस O2 बनेगा और संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा लीजिए। तो विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल ये है। यानी कि देखिए, इसमें इन सब रिएक्शन में इधर क्या है, एक ही है, और उधर क्या है, टूटकर दो हो गए, डबल हो गए, तो टूटना ही वियोजन कहलाता है। और द्विविस्थापन क्रिया क्या होता है, तो इसको कहते हैं आयनों का आदान प्रदान होने से जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग द्विविस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे HCl में अगर हम NaOH डालेंगे तो इनके आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे इसका आयन है Na और OH और इसका आयन है H और Cl। अब दोनों अपना आयन बदल लेंगे, Na के साथ Cl निकलेगा, NaCl बन जाएगा, और प्लस OH के साथ H निकलेगा, H2O बन जाएगा। तो ये सारा का सारा अब इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का एक पॉइंट है संक्षारण और विकृत गंधिता। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जो धातुएं होती हैं जब उसको हम खुला छोड़ देते हैं तो वो वायुमंडल की नमी से अपक्रिया करके अपने ऊपरी पृष्ठ पर अशुद्धि का निर्माण करता है। ये घटना संक्षारण कहलाती है। जैसे आप सब जानते हैं कि लोहा किस रंग का होता है, लोहा सफेद रंग का होता है। देखिए, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा लोहा तो भूरा रंग का होता है, भूरा नहीं होता, वो सफेद होता है। सरिया काटिए और फिर जैसे ऐसे सरिया है इसको काटे और फिर ऐसे देखें तो ये जो सामने से दिखेगा वो है सफेद रंग का होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, वायु की नमी अपक्रिया करके भूरे रंग की परत बना लेती है और इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। यानी वायु में जो नमी है, जो ऑक्सीजन है, उससे अपक्रिया करे जब धातु, तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। और जब कोई खाने पीने वाली चीज यही काम करे तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे दाल है, दाल बनाकर आपने रख दिया और 4-5 दिन रखा है गर्मियों के दिनों में, तो क्या होगा, उसमें से एक विशेष गंध आने लगेगी। क्यों? क्योंकि दाल ने क्या किया, वो वायु की नमी से अपक्रिया कर लिया है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी तेलीय खाद्य पदार्थ जब वायु की नमी से अपक्रिया करके एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करने लगे तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। और जब धातुएं यही काम करें, वायु की नमी से अपक्रिया करके और अशुद्धि का निर्माण कर लें, तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। देखिए, H2SO4 का pH मान क्या है। अब आप सब जानते हैं H2SO4 क्या है, ये भाई अम्ल है। और अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, ये सब लोग जानते हैं। 7 किसका pH मान होता है, तो शुद्ध आसूत जल। आसूत जल माने एकदम शुद्ध जल जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, उसे हम लोग कहते हैं आसूत जल। देखिए, आसूत जल है या नमक है या मीठा कोई चीज है, चीनी है, तो इन सब का pH मान 7 होता है। 7 से अधिक किसका होता है, तो जो क्षार होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है। आप सब जानते हैं कि pH पैमाना का विकास किसने किया, तो सारेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। सारेनसन नाम के वैज्ञानिक ने pH पैमाना का खोज किया था, जिसमें 0 से लेकर और 14 तक के अंक होते हैं। pH पैमाने पर 0 से 14 तक के अंक होते हैं। यहाँ पर 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 है तो आसूत जल होगा, यानी एकदम न उदासीन होगा, इसको उदासीन बोलते हैं, न अम्ल न क्षार। और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अगली चीज आप लोग समझ लीजिए, जैसे लिटमस है, सूचक क्या है, जो बताता है हमें कि ये चीज अम्ल है, ये चीज क्षार है, उसे सूचक कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध सूचक है लिटमस। देखिए, लिटमस
अम्ल में है तो अम्ल में तो लाल ही रहेगा। देखिए लिटमस जो है, जैसे लाल रंग का लिटमस 2 रंग का आता है, लाल नीला। अगर लाल लिटमस है अम्ल में डालें तो लाल ही रहेगा, नीला वाला डालें तब भी वो लाल ही रहेगा। यानी कि अम्ल में कोई भी लिटमस डालें, लाल डालें वो तो लाल रहेगा, नीला डालें वो भी लाल हो जाएगा। लेकिन अगर क्षार में डालेंगे, क्षार, तो लिटमस आप लाल वाला अगर क्षार में डालें तब भी नीला हो जाएगा, और नीला वाला अगर क्षार में डालें तब भी नीला हो जाएगा। नहीं, लिटमस हमेशा नीला, क्षार में हमेशा नीला ही रहेगा, अम्ल में हमेशा लाल ही रहेगा। और ऐसे ही एक और है फिनाफ्थेलिन। फिनाफ्थेलिन खुद एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए अम्ल में ये रंगहीन होता है, यानी जैसे है वैसे ही बना रहेगा, जबकि क्षार में हल्का गुलाबी हो जाएगा। फिनाफ्थेलिन। अगर आपसे परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे कि अम्ल का परिभाषा क्या है क्षार का, तो जो कोई भी चीज़ जिसको पानी में घोलें और H+ आयन दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये किसने परिभाषा दिया था, तो उनका नाम था आर्हीनियस। तो आर्हीनियस के अनुसार कोई भी चीज़ जिसको पानी में घोलें और H+ आयन दे, H+ आयन माने हाइड्रोजन आयन दे, तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और अगर OH- आयन दे, जिसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। यानी क्षार की परिभाषा आपसे पूछा जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो सिंपल से बताइए, जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन दे। क्षार का परिभाषा बताइए, तो जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन दे वो क्षार है। अगला चीज है कि आपसे पूछ लेगा कि अगर कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान दीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यक गुणे 10⁻⁻6 है, तो उसका पीएच मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यक गुणे 10⁻⁻6 है, तो इसका पीएच मान बताओ। तो देखिए वो सिंपल सा है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 10⁻⁻6, तो यही जो है घात हम लोग पीएच मान लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जितना घात रहेगा, 6 घात है तो 6 वही आंसर हो गया। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिया है कि उसकी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी है, तो जो भी घात है इसी को 14 में से घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका पीएच मान हो जाएगा। यानी पीएच मान 8 हो गया। तो देखिए अगर न्यूमेरिकल आ जाए पीएच मान से संबंधित, तो हाइड्रोजन आयन अगर लिखा रहे तो जो घात है वही आपका पीएच मान हो गया, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए तो जो घात है उसी को 14 में से घटा दीजिए, वही आपका पीएच मान हो जाएगा। तो देखिए लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप सब जानते हैं, ये पहला वाला सही है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो भी आप लोग कह लीजिए। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अगर विरंजक चूर्ण लिखकर आ जाए तब भी आप लोगों को घबराना नहीं है, यही सूत्र होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण एक ही चीज है। इसका उपयोग अगर पूछे तो इसका मुख्य उपयोग है पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए, पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए। और अगला इसके बारे में पूछ सकता है, अच्छा इसका रंग उड़ाने के लिए, अगर किसी चीज़ का रंग गायब करना है, जैसे इतने सारे न्यूज़पेपर छपते हैं, क्या सारे के सारे बिक जाते हैं, वो कुछ कंपनी को वापस चले जाते हैं, तो उस पर विरंजक चूर्ण लगाकर उस पर पूरा का पूरा जो लिखा है वो मिटा देते हैं और नया मैटर उस पर अगले दिन का छाप देते हैं, तो रंग उड़ाने के लिए। तो ये इसके मुख्य उपयोग है। अगला ये NaHSO4 जो है, ये बेकिंग सोडा का सूत्र है, जो खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। और अगला Na2CO3, ये धावन सोडा का सूत्र है, धावन सोडा जिससे हम कपड़ा धोते हैं। और CaSO4 ये आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, यानी हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए आप लोग, ये आपके सामने जो लिखा है इसका नाम सक्रियता श्रेणी है, इसको सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो आगे है वो अपने से पीछे वाले को हटा सकता है, लेकिन पीछे वाला अपने से आगे वाले को नहीं हटा सकता। अब सोचिए आप, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब हाइड्रोजन से आगे जितने लोग हैं ये सब के सब हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर बैठ सकते हैं, लेकिन इससे पीछे जो हैं वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। अब सोचिए कहाँ पर कहाँ है, हाइड्रोजन के पीछे है तो नहीं हटा सकता, Hg हाइड्रोजन के पीछे है नहीं हटाएगा, Ag पीछे है नहीं हटाएगा, यही Zn बचता है। तो Zn हमारा सही ऑप्शन है, यानी हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है, Zn हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। इस सक्रियता श्रेणी से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि Al और Zn ये दोनों जो हैं इनका जो ऑक्साइड होता है, मतलब Al को अगर जलाएंगे तो Al2O3 बनेगा, और Zn को जलाएंगे तो Zn वो बनेगा जिंक ऑक्साइड। अब देखिए Al2O3 और ZnO ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं जो कभी अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कभी क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसका एग्जांपल बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों को दर्शाएं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और Al2O3 और ZnO ये दोनों के दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये शुरुआत के जो 3 हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल से अपक्रिया कर सकते हैं, आगे वाले जो दोनों हैं ये दोनों ऐसे हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बहुत मुलायम धातुएं हैं।
अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कांपर से। कांपर से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो कांपर से सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन बनता है कि मिश्र धातुओं का, मिश्र धातु। तो आपके सिलेबस में जो मुख्य मिश्र धातु हैं उसमें से सबसे पहला है, आप लोग याद कर लीजिए, पिताजी। पिताजी, पिताजी से याद रखिए। पिताजी मतलब पी से होता है पीतल, पीतल, पीतल। पीतल किस किस चीज़ से बनता है? तो ता से तांबा और जी से जिंक, यानी पीतल जो बना रहता है वो तांबा और जिंक से बना रहता है, यानी तांबा और जिंक मिलाकर पीतल बनता है। दूसरा है 28, 29, 30, यानी परमाणु क्रमांक 28, 29, 30 को मिला देते हैं तो इससे बन जाता है जर्मन सिल्वर। अगला चीज कांपर से क्या पूछ सकता है? कांपर का आपसे पूछ सकता है कि इसका अयस्क क्या है, आपसे पूछ सकता है कांपर का अयस्क क्या है। तो कांपर का मुख्य अयस्क है CuFeS2, यानी जिसको हम लोग कांपर पायराइट कहते हैं, कांपर पायराइट। तो ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। तो कांपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। अगला है Cu2S, इसको कहते हैं कांपर ग्लांस, कांपर ग्लांस। और कांपर ग्लांस इसको कहते ही हैं जब हम कांपर ग्लांस में FeS मिक्स कर देते हैं तो इसी को हम लोग मैट कहते हैं। और अगर हम लोग इससे कांपर हम प्राप्त कर लें, कांपर प्राप्त कर लें, और कांपर कितना परसेंट? 98% शुद्ध कांपर प्राप्त कर लें, तो 98% शुद्ध कांपर को हम लोग फफोलेदार कांपर कहते हैं, फफोलेदार कांपर। तो फफोलेदार कांपर किसे कहते हैं? तो 98% शुद्ध कांपर को फफोलेदार कांपर कहते हैं। कांपर का मुख्य मिश्र धातु क्या है? तो पहला है पिताजी, यानी कि पीतल। पीतल किससे बना होता है? तांबा और जिंक से। और अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर 28, 29, 30, यानी परमाणु क्रमांक 28 यानी निकिल, 29 यानी कांपर, और 30 मतलब जिंक। इन तीन चीजों के मिलने से जर्मन सिल्वर बनता है। अयस्क आप लोग जान गए, कांपर पायराइट है, कांपर ग्लांस है, और मैट किसे कहते हैं वो भी जान गए आप लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है एल्केनो का सामान्य सूत्र है, यानी सभी एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि CnH2n+2 ये एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? तो प्रथम सदस्य कौन सा है? प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य है CH4, जिसको हम लोग मेथेन के नाम से जानते हैं। और मेथेन एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कार्बन की संयोजकता अगर आपसे पूछ ले, संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, तो ये 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। प्रथम सदस्य हो गया। अगला है ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये एल्कीन का सूत्र है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, तो CnH2n है। इसका प्रथम सदस्य अगर पूछा जाए, प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य इसका होगा C2H4। और अगर ये नीचे वाला पूछा जाए तो ये एल्काइन का सूत्र है। और एल्काइन का अगर आपसे प्रथम सदस्य पूछ ले तो इसका होता है C2H2, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एथाइन, जबकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथीन। और ये सबसे नीचे वाला क्या है? ये तो आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, जिसको लोग पीने जाते हैं, जो नशे के लिए यूज होता है, वही वाला एथिल एल्कोहल है। और इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल, एथेनॉल। देखिए अगर किसी चीज के पीछे नॉल लिखा है, नॉल लिखा है, तो वो एल्कोहल होगा। और अगर किसी के पीछे नल लिखा है, जैसे एथेनल, तो एथेनल क्या होगा? ये एल्डिहाइड होगा, यानी कि ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड किसे कहते हैं? किसी भी फार्मूले में अगर पीछे CHO लगा है तो वो एल्डिहाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एथेनल का ही सूत्र बता दे रहे हैं, जैसे CH3CHO, ये एथेनल का सूत्र है। तो एथेनॉल OH लगा रहे, एल्कोहल है, एल्कोहल है, OH लगा रहे पीछे, तो ये नॉल होगा, नॉल होगा, एल्कोहल होगा। और अगर नल लिखा रहे, नॉल नहीं नल लिखा रहे, तो समझ जाइए इसके पीछे CHO है, यानी कि एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे पॉपुलर है ये, और इसका नाम एसीटेल्डिहाइड है, इसका सामान्य नाम एसीटेल्डिहाइड। और फार्मेल्डिहाइड एक होता है CHCHO, देखिए पीछे CHO लगा है, ये क्या है? ये फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड। तो कोई आपसे पूछे कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? CHO है। आपसे पूछे एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। अगर पीछे OH लगा रहे तो वो एल्कोहल है। अगर पीछे या बीच में CO लगा रहे, CO, तो ये होता है कीटोन। ध्यान में रखना आप लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, CO ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, कई बार ऐसे लिख कर दे देता है, तो ये दोनों के दोनों कीटोन ही हैं। देखिए CO इसमें भी है और CO इसमें भी है। इन दोनों डंडे को, इसको और इसको इधर कर दिया है और वो को ऊपर कर दिया है, इस तरह से। तो ऐसे लिखा रहे तब भी कीटोन है, इस तरह से लिखा रहे तब भी कीटोन है, तो ये कीटोन हो गया। COOH लिखा रहे तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर NH2 लिखा रहे तो ये होता है एमीन। तो ये सारे के सारे आपके क्रियात्मक समूह हो गए। अच्छा, कीटोन के नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? तो O-N-E जोड़ देते हैं। कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन याद करना बहुत आसान होता है। सोचिए आप कि मैं एक गिलासा पानी ले लूँ, एक गिलासा मैंने क्या ले लिया? पानी ले लिया, पानी ले लिया।
और इस पानी में एक कीड़ा है बेचारा, ऐसे चल रहा था, जा रहा था, मैंने इस कीड़े को पकड़ा और इसमें डाल दिया और घोलना शुरू किया। तो बताइए क्या ये कीड़ा इस पानी में घुल जाएगा? क्या ये कीड़ा इस पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना, नहीं घुलेगा, पानी में कीड़ा नहीं घुलेगा। यानी KEDA, यानी कीड़ा पानी में नहीं घुलता। कीड़ा पानी में नहीं घुलता यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये पानी में नहीं घुलता। और बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो BC बचा, BC पानी में घुल जाता है। तो देखिए विटामिन B पानी में घुल जाएगा, यानी ये वाला घुल जाएगा, और कीड़ा भाई पानी में नहीं घुलता, यानी KEDA पानी में नहीं घुलता। और जो पानी में नहीं घुलता वो वसा में घुलेगा, और जो पानी में घुलता है वो वसा में नहीं घुलेगा। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में हिम नाम का एक कण होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करवाना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो जाइलम क्या है? देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में प्रत्येक हिस्से तक जो जल पहुंचाता है, जा से जल, जा से जाइलम, तो जल को पहुंचाने वाला जाइलम कहलाता है। और फा से फ्लोएम, फ्लोएम माने फल, फा से फ्लोएम, फा से फल। और फल क्या होता है? फल को हम भोजन के रूप में ले सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, फा से फ्लोएम, फा से फल, फल माने भोजन। और भोजन को पूरे पौधे में, जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, तो पौधे जो भोजन करते हैं, जो बनाते हैं, उसको पौधे के प्रत्येक हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम, यानी फ्लोएम भोजन को प्रवाहित करवाता है और जाइलम जल को प्रवाहित करवाता है। इसके बाद में कुछ जैसे इंसुलिन है, आपसे पूछा जाए इंसुलिन शरीर से कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन आप लोग याद रखिए अग्न्याशय से निकलता है, अग्नाशय। और आप पित्तरस बताइए क्या कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस ध्यान में रखना, ये यकृत से निकलता है। और जठर रस कहाँ से निकलता है? जठर रस, तो जठर रस ये निकलता है अमाशय से। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? विकसित भाग कौन सा है? तो ये सेरिब्रम है भाई। सेरिब्रम हमारी बुद्धि का, सोचने की क्षमता का, इन सब का केंद्र है। सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति जो होती है, ये सारा का सारा सेरिब्रम है। यानी मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो वो सेरिब्रम है। दूसरा हिस्सा होता है थैलमस। थैलमस क्या होता है? थैलमस जैसे ठंडा गर्म की पहचान, जैसे हाथ लगाए ठंड चीज़ पर तो हमें अनुभव होता है कि हाँ ये ठंडा है। कोई गर्म चीज़ है तो गर्म पर हाथ लगाए तो गर्म लगता है। दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गया है, दर्द हो रहा है, तो ये सारा का सारा ठंडा गर्म दर्द, ये सारा का सारा थैलमस से महसूस होता है। और किसी से हमें प्यार हो गया, या किसी से नफरत हो गई, या फिर हमें ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या, तो ये सारा का सारा हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करते हैं? यादृच्छिक यानी अनियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनियंत्रित क्रियाएं, अनियंत्रित क्रिया क्या है? जैसे जिसको करते समय हमें सोचना नहीं पड़ता, जिसको करने में हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे छींकना है, खांसना है, या फिर बगल में बैठे हैं कोई सुई चुभाया और अपने आप हाथ हट जाता है, उसके लिए माइंड काम नहीं करता, ये मेडुला ऑब्लिगेटा काम करता है। यानी जितनी भी यादृच्छिक क्रियाएं होती है, बिना सोचे शरीर रिएक्ट करता है, वो सारा का सारा मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। और सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के पास में होती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को जो मस्तिष्क में होती है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि यानी पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा के पास में होती है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अजूबे के पौधे में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब इसके पत्तों से पौधे बन जाते हैं, यानी पत्तों में से पौधे निकलते हैं, कायिक प्रवर्धन होता है। तो आ सकता है कि कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो अजूबे के पौधे में होता है। केचुआ में एक बहुत मुख्य क्रिया होती है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है कि जैसे केचुआ है ना, केचुए ऐसे है, उसे काट दिया जाए तो दो केचुआ हो गया। अब ये इसका शरीर बढ़कर दो केचुआ बन जाएगा, अलग अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए एक केचुआ ऐसे है, इसको बीच से काट दिए, अब ये छोटा छोटा हो गया। अब ये जो कटा वाला हिस्सा है ये भी पूर्ण होकर एक पूरा केचुआ बन जाएगा, और ये पूरा होकर एक पूरा केचुआ बन जाएगा, यानी दो दो केचुआ हो गए। तो पुनरुद्भवन किसमें होता है? केचुए में होता है। तो ये लिखा है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर है 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं। देखिए जो पुरुष वाला हिस्सा है, देखिए इसमें फूल क्या होता है? द्विलिंगी होता है। इसमें पुरुष वाला अंग और मादा वाला अंग दोनों होते हैं। तो जो पुरुष वाला अंग होता है उसको पुमंग कहते हैं। जो स्त्री वाला अंग होता है, ये नीचे जहाँ से ये निकला नहीं है, इसके नीचे यहाँ पर होता है, नीचे होता है, उसको जायांग कहते हैं। यानी जायांग जब जा से शुरू हो तो समझ जाइए वो स्त्री वाला हिस्सा है। और पुमंग माने पू से पुरुष, पू से पुमंग, तो पुरुष वाले हिस्से को पुमंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये छोटे छोटे दाने टाइप के बने होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश। और परागकोश के अंदर, इसके अंदर, इस थैली के अंदर पराग कण भरे होते हैं, पराग कण। और ये पराग कण जब निकल कर यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी स्त्री वाले अंग पर, और स्त्री का जो सबसे ऊपरी अंग होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र।
तो वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाए, यानी परागकोश से परागकण निकले और वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इसी घटना को हम लोग परागण कहते हैं। परागण कहते हैं, यानी कि परागकोश से परागकण का निकलकर, यानी पुरुष वाले हिस्से से पुरुष वाला चीज निकलकर और वो मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इसी को हम लोग परागण कहते हैं। और अगर एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो ये स्वपरागण है। स्व माने स्वयं से कर ले तो स्वपरागण, और पर माने परपरागण। परपरागण किसे कहते हैं? जो पराये से करे, यानी किसी दूसरे फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो वो परपरागण है। तो परागकोश से परागकण निकले और फिर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो ये होता है परागण। और अगर वर्तिकाग्र में पहुंचा और फिर अंदर इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होता है वर्तिका, और इसके भी नीचे थोड़ा सा होता है अंडज, अंडाशय। तो अंडाशय में पहुंच जाए और अंडाशय में जाकर अंडे से मिल जाए तो अंडे से मिलना ही निषेचन कहलाता है। यानी कि परागकोश से परागकण निकले, वर्तिकाग्र से होते हुए वो अंडाशय में पहुंचे